नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल एजुकेशन अड्डा पर। मैं अनुज शर्मा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या अपने टॉपिक को कवर करने से पहले मैं उन सभी लोगों का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ जो लगातार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। शायद मैं आशा भी करता हूँ कि जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया है अपनी वीडियो के माध्यम से, जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ वो शायद आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प कर रहा होगा। कहीं ना कहीं वो सोर्स आपके लिए एक सारी प्रॉब्लम्स का निवारण कर रहा होगा। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जितना भी स्टडी मटेरियल या जो भी कुछ मैं वीडियोस के अंदर आपको बताता हूँ, आपको शेयर करता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, वो मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। मैंने आज तक अपने स्कूलिंग टाइम में या कॉलेज टाइम में या अपनी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर जो भी प्रिपरेशन करी, उसमें जो मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया या जो सोर्स मैंने इस एग्ज़ाम को किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लिए या अपनी स्टडी को पढ़ने के लिए जो भी सोर्स मैंने उठाए, वहाँ से सब लोगों को कलेक्ट करके, स्पेशली टीचरों को जो मुझे पढ़ाया गया, वो सभी एक कंप्रेस रूप में करके और मैंने एक अपने नोट्स तैयार किए और मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं उन नोट्सों को आप लोगों तक शेयर करूं। शायद वो नोट्स कहीं ना कहीं आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए कहीं ना कहीं वो सोर्स का काम करेंगे। तो दोस्तों, इसे बिल्कुल ऐसा न लें। हो सकता है कि कुछ साथियों के पास इससे ज़्यादा मैटर हो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर या ज़्यादा किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास नॉलेज हो। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे द्वारा या जो मेरे टीचर्स ने मुझे अब तक पढ़ाया, वो मैंने जो नोट्स तैयार किए वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ आगने वाली वीडियो में या अब तक जो मैंने वीडियो बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में आपको बता सकूं जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, इस जो मैं वीडियो आपकी अपलोड करता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, उसको आप एक अपनी स्टडी में एक सोर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते रहिए और उसे लाइक करते रहिए। चलिए आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ कि हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें हमने वैदिक सभ्यता को कवर किया था और उसका जो वैदिक सभ्यता का स्टार्टिंग वाला पार्ट था ऋग्वैदिक काल, उसको कवर किया था जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का टाइम हम इसको कवर करेंगे और इसी काल के ऊपर जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब ये वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों काल पूरे हो जाएंगे तो हमारे अभी वैदिक सभ्यता के ऊपर कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि वैदिक सभ्यता के ऊपर अभी वेदों की बात हुई नहीं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋजुवेद, इन वेदों के बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो दोस्तों, मैं उसकी वीडियो एक अलग से एक सेपरेट वीडियो डालूंगा जो वेदों के ऊपर होगी, वैदिक साहित्य के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर होगी, वेदांग के ऊपर वो वीडियो होगी। तो वो इससे मैंने अलग वीडियो बनाई है, अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको अलग से वेद पढ़ने में हेल्प करेगी। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जब तक मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, आप अपने माइंड में एक बार जो मैंने आपको हिस्ट्री की टेबल बताई थी उसको रिकॉल कीजिए। और रिकॉल करने से आपको पता चलेगा कि जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंदर मैंने आपको जो थोड़ा थोड़ा बताया था, जो ब्रीफ थोड़ा सा बता दिया था, जो डिस्कशन करा था हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में, वो आपको रिकॉल हो जाएगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं।
टॉपिक का नाम है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हमारा टॉपिक का नाम है। इसकी अगर समय अवधि के बारे में बात करें, टाइम पीरियड, तो शायद आप लोगों को पता है, अब मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसकी समय अवधि जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड इस काल का है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि उत्तर वैदिक काल को हम, जो हमारा वैदिक काल है, इसको आर्य काल भी बोलते हैं, आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये ऋग्वेद में भी आपको बता दिया था इससे पहले वाले पार्ट में। और इस काल में जो थे, हमारे वैदिक सभ्यता वाले काल में जो लोग थे वो हमारे कबीलों के रूप में रहा करते थे। मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में जो वहाँ का समाज था उसकी फॉर्मेशन बता दी थी कि कई परिवारों को मिलाकर हमारा ग्राम बनता था, कई गांवों को मिलाकर विश्व बनता था और कई विश्वों को बनाकर हमारा कबीला बनता था। तो कबीला उस समाज की सबसे बड़ी इकाई होती थी। अब पहला पॉइंट जो इस वैदिक काल का है कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, कैसे लोग समाज का वर्गीकरण हुआ, लोगों ने क्या व्यवसाय, लोगों के पास कैसा व्यवसाय आना स्टार्ट हुआ और किस तरीके से समाज के अंदर क्या क्या उत्पन्न हुआ, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो हमारी आर्य सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी, उसका विकास जो धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा था वो कहाँ से कहाँ तक फैल गया। तो सबसे पहले जो हमारे इस काल में जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वो हमारी कहाँ से कहाँ तक फैल गई, वो हमारी पंजाब से और कुरुक्षेत्र तक फैल चुकी थी। कुरुक्षेत्र तक फैल गई थी, मतलब कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते इसका विकास और ज़्यादा बढ़ चुका था। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें कवर करेंगे, उत्तर वैदिक काल से पहले मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो स्पेशली कबीले माने जाते थे वो 5 कबीले माने जाते थे। और उस काल में जो हमारा भरत वंश था, जो भरत का जो साम्राज्य था या भरत कबीला था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और सबसे ज़्यादा विकास वाला कबीला वही था। लेकिन उस कबीले ने क्या एक गलती करी कि उसने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित, अपने कबीले का पुरोहित बना लिया, जिससे एक युद्ध उत्पन्न हुआ जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना गया। तो दशराज युद्ध के नाम से जानने के बाद जब पराजित जो वंश हुए थे, जो भरत वंश से जो पराजित हो चुके थे, उसमें से एक वंश था, उसका नाम था पुरुवंश या पुरुवंश लिख लीजिए, या उसको बोलते थे हम पुरुजन वंश, पुरुजन वंश। अब सुनिए, ये वो वंश था जो हमारा पराजित वंश हुआ था, पराजित वंशों में महान था। जो दशराज युद्ध हुआ था उसमें जो भरत वंश था उससे पराजित जो वंश थे, उन सारे वंशों में ये सबसे ज़्यादा पुरुजन वंश हमारा महान था। अब आगे वाले जब टाइम जैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल और थोड़ा सा टाइम बढ़ता चला गया, तो क्या हुआ कि इस वाले वंश ने पुरुवंश ने, इसे पुरुवंश भी बोला जाता था, पुरुवंश प्लस भरतवंश ने, दोनों ने आपस में मित्रता करी आने वाले समय में, और इन दोनों ने मिलाकर एक नया वंश बनाया जिसे हमें बोलते हैं कुरुवंश। कुरुवंश
नया वंश का उदय हुआ, नए कबीले का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में कुरु वंश का, जो कहाँ से बना था? एक हमारा जब ऋग्वैदिक काल में हमारा दशराज युद्ध हुआ, दशराज युद्ध में जो हमारे भरत वंश से जो भी वंश हारे, उनमें सबसे महान और सबसे शक्तिशाली जो वंश निकला था वो था पुरुजन वंश। उस पुरुजन वंश ने जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया, उसने जो जीता हुआ वंश था उसके साथ मित्रता करी और दोनों वंशों ने साथ मिलकर एक नया वंश बनाया, कुरुवंश। तो दोस्तों ये कुरुवंश वंश बना। और हमारा एक था पांचाल वंश। ये दोनों वंशों का उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा विस्तार हुआ। दोनों वंशों का, इन दोनों वंशों का या दोनों राज्यों का ज़्यादा विकास हुआ, कुरुवंश और पंचाल वंश। तो उत्तर वैदिक काल में हमारे दो वंश, कुरुवंश और पंचाल वंश, दोनों निकलकर बहुत बड़ी शक्ति के साथ, बहुत बड़े विकास के साथ लोगों के सामने आए। अगला इसका पॉइंट है कि जो हमारे ऋग्वैदिक काल में जो जो कबीले थे, जो हमारे विषयों को बनकर बड़े बड़े कबीले थे, अब वो कबीले जनपद के रूप में परिवर्तित होने लगे। कबीले जनपद के रूप में बदले। जब ये जनपद के रूप में बदलेंगे, जब तो दोस्तों जो अगला इससे काल आएगा जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा होगी, जब भी वो 16 महाजनपद निकल के आएंगे, जो बड़े बड़े, इन जनपदों से जो बड़े बड़े और महाजनपद बने। ये जनपद बने थे हमारे कबीले, तो कबीले हमारे जनपद के रूप में बदलने स्टार्ट हो गए। अगला है हमारा अगला पॉइंट है कि जो हमारे ऋग्वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं थी। मैंने आपको कल बताया था कि जनतांत्रिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। एक सभा थी, एक समिति थी और एक विधत थी। सभा का काम क्या करना होता था? न्याय का करना होता था। समिति का काम क्या करना होता था? अपने राजा का चुनाव करना होता था। और विधत का काम क्या होता था? जो विधत में लोग रहते थे वो धार्मिक और सैन्य कार्य करते थे। तो जो हमारी जनतांत्रिक संस्थाएं थी, जनतांत्रिक संस्थाएं, स्पेशली सभा और समिति, इन दोनों जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी उनका अंत हो गया, वो खत्म हो गई। अब उनका कोई औचित्य नहीं रहा उत्तर वैदिक काल में। अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगला पॉइंट, जैसे जब इन जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी उनका अंत हुआ, उनका कोई औचित्य समाज के अंदर नहीं रहा, तो जो राजा हुआ करते थे, राजा की शक्ति का विकास या बढ़ोतरी, राजा की शक्ति बढ़ गई। राजा के पास जो पहले ऋग्वैदिक काल में सीमित शक्तियां थी, अब वो शक्तियां बढ़ गई। अब राजा ज़्यादा पावरफुल हो गया उत्तर वैदिक काल में। अगला पॉइंट कवर करते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, जो सामाजिक वर्गीकरण था। सामाजिक वर्गीकरण ऋग्वैदिक काल में, जो इससे पहले वाला पार्ट था, ऋग्वैदिक काल में जो समाज का वर्गीकरण था वो हमारा कर्म पर आधारित था। मतलब जो लोग जैसा काम करेगा उसको वैसे ही वर्ग में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल जब आया तो समाज का जो वर्गीकरण हुआ वो हमारा जन्म पर आधार हो गया, जन्म आधारित हो गया। मतलब कि अब जन्म, जो जिस कुल में जन्म लेगा उसको वैसा ही मिलेगा। मतलब अगर राजा के यहाँ पर कोई पैदा होगा तो आने वाले टाइम में वो ही राजा बनेगा। क्षत्रिय के यहाँ जो पैदा होगा वही क्षत्रिय कहलाएगा। जो हमारा वैश्य के यहाँ पैदा होगा वो वैश्य कहलाएगा। एक जो हमारा इस वाले काल में, मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में जो समाज का वर्गीकरण बताया था वो 3 पार्ट में ही बताया था। जो शूद्र वाला पार्ट था मैंने कल भी बताया आपको, और आज भी मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ
कि जो शूद्र वाला पार्ट है वो ऋग्वैदिक काल के, जो ऋग्वैदिक काल अंतिम चरणों में चल रहा था, जब जाके डेवलप हुआ और उत्तर वैदिक काल में वो वाला पार्ट हमारा समाज के अंदर जुड़ गया। तो यहाँ पर 4 पार्ट जुड़ गए, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक आपके हो गए शूद्र। ये 4 सामाजिक वर्गीकरण हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो समाज का वर्गीकरण हुआ जन्म के आधार पर हुआ, जो जिसके यहाँ जन्म लेगा उसको वैसा ही वंशाक्रम मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको अभी इतने कवर करे हैं कि इस काल में वैदिक सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र तक फैल गई, एक नए वंश का उदय हो गया, कुरुवंश का निकलकर लोगों के सामने आया। और वो बना कैसे कि जो पुरुजन वंश था और भरत वंश था, दोनों ने मिलकर एक नया वंश बनाया, कुरुवंश वंश। और जो 2 वंश थे, कुरुवंश और पंचाल वंश, वो हमारे ज़्यादा विकास हुए, ज़्यादा बड़े स्तर पर वो लोगों के सामने उभर कर आए। जो छोटे छोटे कबीले थे अब वो जनपद के रूप में बदलने शुरू हो गए, जनतांत्रिक संस्थाओं का अंत हुआ, सभा और समिति का, राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई, उसका विकास हुआ और समाज का जो वर्गीकरण था वो अब जन्म आधारित हो गया, ना कि कर्म पर आधारित रहा। और 4 वर्गों में समाज बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट इस उत्तर वैदिक काल में कवर होते हैं। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इस काल में, एक नई धातु लोहे की खोज हो गई। उत्तर वैदिक काल में एक नई धातु लोहे की खोज हुई। और दोस्तों जैसे जैसे लोहे की खोज हुई तो लोगों के पास क्या हुआ, लोग सेना के लिए लोहे के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। उनके औजार जो थे अब लोहे के बनने स्टार्ट हुए। और जो कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरण थे वो भी अब लोहे के बनने स्टार्ट हो गए। तो क्या हुआ कि जो हमारे औजार और कृषि उपकरण ये दोनों अब किसके बनने स्टार्ट हुए, लोहे के। और जब लोहे के बनने स्टार्ट हुए तो क्या हुआ कि जैसे सपोज कृषि के लिए एक उपकरण है हल, अब वो हल हमारा लोहे का बनना स्टार्ट हुआ तो जो कृषि की उत्पादकता थी वो बढ़नी स्टार्ट हुई और लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, इसी चीज़ से इस काल में क्या क्या बढ़े, एक तो कृषि उत्पादकता बढ़ी, कृषि उत्पादकता बढ़ी, एक लोगों के पास पैसा आया, लोग धनवान होने स्टार्ट हुए। और एक क्या हुआ कि लोगों के पास जब औजार लोहे के बनने स्टार्ट हुए तो साम्राज्य विस्तार की भावना, अपना अपना साम्राज्य, जो जो जनपद थे, जो जो कबीले थे उस समय वो क्या कर रहे थे, अब वो दूसरे कबीलों को, दूसरे राज्यों को, दूसरे जनपदों को अपने राज्य में मिलाने की होड़ लग चुकी थी। मतलब कि सब लोगों में साम्राज्य विस्तार की भावना का उदय हुआ, साम्राज्य विस्तार की भावना बढ़ी, विस्तार की भावना बढ़ गई। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज होने के पास साथ साथ क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, जो औजार थे सेना के पास वो अब लोहे के बनने स्टार्ट हुए। जो हमारा उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन, यही हमारे उत्तर वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय थे। ऋग्वैदिक काल में भी यही थे और उत्तर वैदिक काल में भी हमारे कृषि और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय थे। तो लेकिन कृषि के अंदर जो कृषि व्यवसाय था उसके अंदर ऋग्वैदिक काल में
कम उत्पादकता होती थी। लेकिन लोहे की खोज होने के बाद क्या हुआ, जो कृषि उपकरण हैं वो हमारे लोहे के बनने स्टार्ट हुए, और लोहे के बनने स्टार्ट हुए तो कृषि की जो उत्पादकता थी, जितनी कृषि लोगों को पहले ऋग्वैदिक काल में मिलती थी उससे ज़्यादा कृषि जो अनाज था वो उनका अब उत्पन्न होने लगा खेतों से। जब ज़्यादा अनाज, लोगों के पास ज़्यादा अनाज हुआ, ज़्यादा उत्पादकता बढ़ी, तो लोगों के पास व्यवसाय करके लोगों के पास पैसा आना इकट्ठा हुआ, ज़्यादा पैसा, लोग धनवान बन गए। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो छोटे छोटे कबीले थे उनको हड़पने की, अपने राज्य में मिलाने की कोशिश बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार की भावना लोगों के अंदर बढ़ गई। और देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में समाज के अंदर जो उस काल का जो समाज था उसके अंदर सभी बुराइयों का जन्म हुआ, सभी बुराइयों का जन्म हो गया। जैसे हमारी जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, और भी जो बुराइयां होती हैं वो सारी इस वाले काल में हमारी समाज के अंदर पैदा हो गई। कैसे जातिवाद, कैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक वर्गीकरण था अब वो जन्म के आधार पर होने लगा, लोगों के जन्म के आधार पर, अब कर्म के आधार पर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई भी जातिवाद वाली भावना नहीं थी, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही वर्ग में रखा जाएगा। लेकिन सामाजिक वर्गीकरण जब जन्म के आधार पर होने लगा तो ऊंच नीच की भावना लोगों के अंदर, समाज के अंदर उत्पन्न हुई, जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिला। सती प्रथा बढ़ गई, बाल विवाह बढ़ गया, और जब लोग धनवान होने स्टार्ट हुए तो उनके मनों के अंदर अपनी संपत्ति को बढ़ाने का लालच भी पैदा हुआ। तो लालच वाली भावना लोगों के अंदर पैदा हुई, जिससे साम्राज्य विस्तार की भावना पैदा हुई, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए वो आपस में एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर दिए इस वाले काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों, यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, और जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए और कुछ आगे अभी इस टॉपिक में जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं, देखते हैं और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें ज़्यादा कर्मकांड होने स्टार्ट हो गए, ज़्यादा कर्मकांड, मतलब ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिला, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा, इस वाले काल में ज़्यादा ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिला, कर्मकांड होने ज़्यादा शुरू हो गए इस वाले काल में। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण वाला वर्ग था, उनका जो स्थान था वो सर्वोच्च हो चुका था इस वाले काल में। आगे देखते हैं, इस वाले काल में जब लोहे का खोज हो गई, लोहे के औजार, कृषि उपकरण बनने स्टार्ट हो गए, तो एक नया व्यवसाय लोगों के सामने आया जिसे हम कहते हैं लोह प्रौद्योगिकी व्यवसाय, लोह प्रौद्योगिकी व्यवसाय या लुहारगिरी। ये वह नया व्यवसाय लोगों के सामने आया और लोग इससे काफ़ी जुड़े और लोहे के उपकरण या औजार बनाने का काम उन्होंने सीखा, लोह प्रौद्योगिकी। लेकिन अभी जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोग जो थे वो बस वस्त्र उद्योग और इसमें ही जुड़े हुए थे, या कृषि में अपना टाइम निकालते थे, या जो औजार वो और किसी चीज़ों के बनाते थे उनसे जुड़े हुए थे। जब लोहे की खोज हो गई तो वो लोहे से बने औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, कृषि उपकरण बनाना शुरू कर दिए। तो एक नया व्यवसाय इस वाले काल में जन्म लेता है, लोह प्रौद्योगिकी व्यवसाय, जिसे हम लोहारगिरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या। एक और पॉइंट यहीं लिख दे रहा हूँ, इस वाले काल में एक नए व्यवस्था
गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब ये कौन सी व्यवस्था है? गोत्र व्यवस्था की शुरुआत। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो काल था सभी बुराइयों का काल था। सबसे ज़्यादा समाज के अंदर जो बुराइयां पैदा हुई वो इसी वाले काल के अंदर हुई। तो एक नई व्यवस्था, एक नई जो लोगों की सोच थी वो निकल कर आई कि गोत्र व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट करी। मतलब कि जो सेम वंशानुक्रम या सेम परिवार वाले लोग एक ही गोत्र के कहलाएंगे और उनके गोत्रों के मिलने से उनके आपस में विवाह भी नहीं होने बंद हो गए। जो हमारे ऋग्वैदिक काल में जो हमारे विवाह के ऊपर कोई किसी भी तरीके की कोई रोक ना कोई टोक थी, जो विवाह हमारे प्रतिलोम और अनुलोम दोनों तरीके के विवाह समाज के अंदर स्वीकार किए जाते थे, अब ऐसा नहीं हुआ। अब गोत्र व्यवस्था आ गई। अगर दो जनों के गोत्र आपस में मिल गए तो उनका विवाह होना सुनिश्चित नहीं किया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या परिवर्तन हुए। एक मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक वाला काल था उसमें हमारी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ग्रामीण सभ्यता का मतलब जो अर्थव्यवस्था जो थी वो ग्रामीण थी। लेकिन इस वाले काल में, इस काल में अर्थव्यवस्था जो बनकर आई या उसे जो नया नाम दिया गया वो था हमारा पाक शहरी अर्थव्यवस्था। पाक शहरी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना तो वो ग्रामीण थी, ना तो ग्रामीण और ना ही शहरी। पाक शहरी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और ना ही शहरी। मतलब कि उनकी मिली जुली ग्रामीण और शहरी की मिली हुई उनके बीच की कोई अर्थव्यवस्था है जिसे पाक शहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस वाले काल में जो नई सभ्यता या नई अर्थव्यवस्था निकल कर आई उसका नाम दिया गया पाक शहरी अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं और एक नया पॉइंट जोड़ते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल में मैंने अब तक जितने भी पॉइंट आपको कवर किए हैं इनमें कहीं ना कहीं आपको छुपे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं उन क्वेश्चंस को और भी डिटेल में या अपनी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो सकते हैं वो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में वो पॉइंट्स कवर किए हैं जो बार बार जिनके ऊपर आपको जानने की ज़रूरत है और जो ज़्यादा बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और जो मैंने अपने नोट्सों के अंदर तैयार किए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस वाले काल में ऋग्वैदिक काल में जो हमारे विवाह होते थे वो दो तरीके के विवाह होते थे। लेकिन इस वाले काल में जो हमारे विवाह होते हैं इस काल में 8 विवाह मंजूर किए गए थे। 8 तरीके के विवाह होते थे जिसमें कि हमारे 4 तो पवित्र विवाह माने जाते थे और 4 अपवित्र विवाह माने जाते थे। मतलब कि उन्हें समाज मानता नहीं था लेकिन वो हो जाते थे। 4 हमारे पवित्र विवाह माने जाते थे। जो पवित्र विवाह माने जाएंगे वो सबसे पहले है हमारा एक ब्रह्म, दूसरा विवाह आता है हमारा देव, तीसरा विवाह आता है हमारा आर्य और चौथा आता है प्रजापत्य। ऐसे ही जो 4 थे उनमें अपवित्र विवाह थे उनमें सबसे पहले आता है गंधर्व, फिर आता है असुर, फिर आता है पिशाच और एक आता है राक्षस। ये 4 हमारे अपवित्र थे और ये 4 हमारे पवित्र थे। मतलब कि टोटल समाज के अंदर अब 8 विवाह होने शुरू हो गए थे। जो ऋग्वैदिक काल में 2 विवाह होते थे प्रतिलोम और अनुलोम, अब 8 विवाह समाज के अंदर होते थे। 4 विवाहों को पवित्र माना जाता था, 4 विवाहों को अपवित्र माना जाता था। पवित्र थे ब्रह्म, देव, आर्य और प्रजापत्य, अपवित्र थे गंधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस। आगे बढ़ते हैं। अब जो समाज के अंदर था, समाज के लोगों के लिए
4 तरीके के आश्रम इस वाले काल में डेवलप हुए। वो वाले आश्रम कौन कौन से हैं? 4 आश्रम लोगों के लिए बने। 4 आश्रमों में विभाजन हुआ। सबसे पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आश्रम था सन्यास। ये 4 तरीके के आश्रम एक समाज के लोगों के लिए डेवलप किए गए थे, बनाए गए थे इस वाले काल में। एक ब्रह्मचर्य आश्रम था, एक गृहस्थ आश्रम था, एक वानप्रस्थ। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक की आयु के लिए था, ये वाला हमारा 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच में हमारा गृहस्थ आश्रम होता था, और 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु के बीच वालों के लिए हमारा वानप्रस्थ होता था, और 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु के लोगों के लिए हमारा संन्यास आश्रम बनाया गया था उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अब तक आपको कवर किए हैं शुरुआत से लेकर अब तक, ये आपके लिए उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको, मैं ये समझता हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा अपने नोट्सों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत मेरे गुरुओं ने मेरे साथ दिया, उन्हीं को लेकर मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इनमें सभी बातें आप किसी भी बुक को लेकर बैठेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट्स आपको अपने नोट्स तैयार करने में, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उत्तर वैदिक काल में, ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि हमारे उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के अंदर से कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली वो पूछ लेगा इन पॉइंटों में कि गोत्र व्यवस्था, एक मैंने आपको बताई गोत्र व्यवस्था, वो कौन से काल में या किस काल की देन है, तो वो हमारी उत्तर वैदिक काल की देन है। वो पूछ लेगा आपसे कि समाज का जो वर्गीकरण था वो कर्म पर आधारित है, ये किस काल की व्यवस्था थी? कर्म पर आधारित ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था थी। जन्म पर आधारित उत्तर वैदिक काल की। वो पूछ लेगा कि पाक शहरी अर्थव्यवस्था किस काल में थी, तो वो उत्तर वैदिक काल में थी। इन चारों में से, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो पूछेगा कि गंधर्व जो विवाह था वो कौन से काल में हुआ करते थे, तो उत्तर वैदिक काल में। जो हमारे ऋग्वैदिक काल में वो प्रतिलोम और अनुलोम 2 तरीके के ही विवाह होते थे, 8 विवाह इसमें होते थे। एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि लोहे को, जो लोहा जो उत्तर वैदिक काल में खोज हुई लोहे की, उसको क्या बोला गया, क्या नाम से जानते थे, तो लोग बाग उसको कृष्ण या श्याम, काला कृष्ण या श्याम अयस के नाम से जानते थे। अयस, इस नाम से लोग लोहे को बोलते थे उस समय। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों का एक वर्ड था सोम। ये सोम क्या है? जो वैदिक सभ्यता में के लोग थे आर्य, उनका, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। मुख्य पेय पदार्थ, अगर वो किसी चीज को पीना पसंद करते थे तो वो था सोम। और क्वेश्चन देखिए कि और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जो इन पॉइंटों से, जो मैंने आपको पॉइंट कवर करे हैं इनमें रह गए हों। जैसे एक वर्ड है यव, एक वर्ड है भ्रीमी, ब्रीही, एक वर्ड है निष्क। जिन शब्दों को आज हम आधुनिक जीवन में बोलते हैं, उस समय के लोग उन्हें उस नाम से नहीं जानते थे। जैसे यव एक शब्द यूज होता है उस उत्तर वैदिक काल में, तो यव जो शब्द यूज होता है वो जो के लिए यूज होता था। ब्रीही जो यूज होता था वो चावल के लिए यूज होता था। और हमारा निष्क शब्द किसके लिए यूज होता था? जो स्वर्ण आभूषणों के लिए हमारा निष्क शब्द यूज होता था।
स्वर्ण आभूषणों के लिए। लोहे के लिए मैंने बताई थी आपको, कृष्ण या श्याम अयस्क के नाम से गोत्र व्यवस्था होती थी। सारी बुराइयों का जो जन्म हुआ वो इसी उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ, क्योंकि लोहे की समाज के अंदर साम्राज्य विस्तार की नीति आ गई। दो नए राज्य उभर कर आए, कुरुवंश और पांचाल वंश। छोटे छोटे जो कबीले थे वो जनपद के रूप में डेवलप हो गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपकी प्रॉब्लमों का समाधान इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैंने पॉइंट्स कवर करे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार करें और अपने एग्ज़ाम में आने वाली सफलता को हासिल करें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आने वाली वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो मैंने आपको जो टेबल बताई थी कि वैदिक सभ्यता नहीं, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अभी वैदिक काल में जो हमारा एक पॉइंट है जो वेदों के ऊपर था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वो भी मैं एक वीडियो के अंदर डालूंगा। लेकिन अभी इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी आपकी जो हमारे इससे आगे डेवलप हुए कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म या मगध का उत्कर्ष, इनसे रिलेटेड आएगी। और जो वेदों वाली वीडियो है वो भी बीच में मैं एक बार उसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिए और उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं अपने नोट्स तैयार करिए मेरी वीडियोस को देखकर। इसी आशा के साथ धन्यवाद।